अच्छा भाई, ये जो है मैथ्स के एक्स्ट्रा हार्ड सवाल हैं, ठीक है। मतलब वो होता है ना अपना मॉड्यूल 2 में क्वेश्चन 19 से क्वेश्चन 21 तक के जो सीन होता है, मतलब वो वाले क्वेश्चन हैं ये, और उसके भी हार्डेस्ट सबसे इतना ही मुश्किल हो सकता है ना सवाल, ये वो सवाल है, ठीक है। मतलब ये सवाल करना ज़रूरी है ताकि फिर आपकी जो है ना ज़्यादा अच्छी प्रेप हो जाए। ये कॉन्सेप्ट हर जगह इस्तेमाल होते हैं, बड़े क्लास के कॉन्सेप्ट हैं। अभी करके दिखाता हूँ, समझ आता है। मैं नॉर्मली मैथ्स की वीडियोस डालता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि क्या कहते हैं, मैं नॉर्मली मैथ्स करते हुए गाने वगैरह सुन रहा होता हूँ मैं, तो मज़ा ज़्यादा आता है। लेकिन अब क्योंकि मैंने इंग्लिश कर ली है और मैं चाहता हूँ कि आगे आके मैं इस वीडियो को देख सकूँ ताकि समझ आ जाए मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स वगैरह, तो मैं ये वीडियो क्या कहते हैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो हम सवाल सॉल्व करते हैं, सही है। क्वेश्चन 1 से शुरू करते हैं। हाँ, लिखा हुआ है x+7 इज़ अ फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन y इज इक्वल्स टू f(x). अच्छा, x+7 का मतलब है कि ये जो है ना x इंटरसेप्ट है ये, ठीक है। क्वाड्रेटिक फंक्शन का क्वाड्रेटिक फंक्शन आपका अगर ऐसा है ना, तो ये ऐसा है, और उसमें x+7 कैसे लिखेंगे, x की वैल्यू इज़ x+7 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -7। तो यहाँ जो है ना इस पोर्शन पे जो इंटरसेप्ट है वो है -7, 0। ये आगे बढ़ते हैं। x+7 इज़ अ फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन y इज इक्वल्स टू f(x) एंड x इज इक्वल्स टू c क्या है, इंटरसेप्ट है, एंड c इज़ अ +0। अच्छा, मैं नेगेटिव इंटरसेप्ट पता है, मैं पॉजिटिव इंटरसेप्ट ढूंढना है ऑफ द फंक्शन। द मिनिमम, इफ़ द मिनिमम ऑफ द फंक्शन इज़ 63/8, k, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c। आसान है थोड़ा सवाल, मतलब आसान नहीं है, मैं करके बताता हूँ। मिनिमम का मतलब क्या होता है, जब आप अपना ये बनाते हो ना, मैं ऐसा करता हूँ, उसको मिटा देता हूँ मैं ताकि बेहतर समझा सकूँ मैं। ये बात मैं वापस लिख देता हूँ कि आपका एक एक्स इंटरसेप्ट जो है वो है x इज इक्वल्स टू -7। अच्छा, हम सॉल्व करते हैं। जब भी आप अपना कोई ग्राफ बनाते हो ना, तो क्वाड्रेटिक का ख़ास तौर पे, तो समझो वो या तो वो अपवर्ड ओपन होता है या वो क्या कहते हैं नीचे की तरफ ओपन होता है। ये वाला जो है ना ये ऐसे है। अब मुझे कैसे पता कि ये ऐसे है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है मिनिमम पॉइंट, और मिनिमम पॉइंट इस वाले में होता है। मतलब इसका जो है ये जो इसका ax है ना, इसका a है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। खैर, तो हमें पता है कि इसका जो भाई सही है, हमें पता है कि इसका जो है कोऑर्डिनेट जो है वो है -7, 0, और हमें ये कोऑर्डिनेट अब ढूंढना है। हमें ये नहीं पता था, हम इसको x कर देंगे, ठीक है। अब भाई आपको पता है कि दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो है ना कहते हैं सेम डिस्टेंस होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है, अगर उसके y एक्सिस सेम हो, सही है। जैसे यहाँ, जैसे ये दो कोऑर्डिनेट जो है ना दोनों सेम होंगे क्योंकि इनके y एक्सिस सेम है। तो बस हमें इसके वर्टेक्स का मैं वो पता है, क्या है वर्टेक्स, क्या है इसका 63.8, के से हमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है क्योंकि हमें एक्स इंटरसेप्ट ही ढूंढना है, और के वाई इंटरसेप्ट वाई वैल्यू देगा जो हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, हम इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं। मिड पॉइंट फार्मूला आपका क्या होता है, आप सबको पता है कि वो होता है, हम लिख देते हैं एक्स, और यहाँ लिख देते हैं +7, नहीं माइनस हो जाएगा ना, x -7/2। इससे आपको आता है x कोऑर्डिनेट आता है आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन का, ठीक है। वर्टेक्स का एक्स वी आता है आपके पास, वो आपको पहले से गिवन है जो कि है 63.8। तो जब आप इसको कैलकुलेटर में क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप इसको यूँ करो, यूँ करो, या फिर आप इसको कैलकुलेटर में डालोगे तो आपकी वैल्यू आएगी, एक मिनट देखने दो मुझे, 63 × 2, और इसकी वैल्यू आएगी 22.5, ठीक है। मेरे ख़्याल से ये आंसर है, वही देख करेंगे, एंड में चेक कर लेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या आ रहा है, x = c = 22.5, ठीक है। क्वेश्चन 2 सॉल्व करते हैं। फॉर टू अक्यूट्स एंगल A and angle B is equals to cos A plus sin B। cos A plus sin B मतलब इज इक्वल्स टू 90 है, ठीक है। ये क्योंकि साइन x जो होता है ना,
वो इक्वल होता है cos 90 माइनस एक्स के। तो अगर दोनों सेम है ना तो मतलब इन दोनों का सम जो है ना वो 90 है, ठीक है। इन दोनों का सम 90 है, cos A इज इक्वल्स टू साइन B का, ठीक है। द मेजर इन डिग्री ऑफ एंगल A एंड एंगल B आर 13x प्लस 10 एंड 48 प्लस 3x। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x? मैंने आपको बता दिया इन दोनों का सम जो होता है वो 90 होता है, तो हम इसको अगर ऐसे लिख दें 13x प्लस 10 प्लस 48 प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90, तो इससे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सॉल्व कर लो, लाइक टर्म्स को प्लस करो, जो भी करो ये वो x का आंसर आ रहा है, मैं इक्वेशन में डाल रहा हूँ 58, 90 माइनस 58 जो है वो होता है 32, 32 डिवाइड बाई 16 इज़ 2। x की वैल्यू 2 आ रही है भाई, ठीक है। सही है, गुड हो गया। आगे सॉल्व करते हैं। A baseball coach charges each athlete $150 for the first month and $95 for each additional month. Which of the following function correctly represents the total revenue in dollars for M months and N athletes? अब भाई देखो, क्या इस ऐसे सवालों में आप पता क्या करो, आप जो ना इनको हाथ भी नहीं लगाओ, इतने भी ऑप्शन चॉइस है इनको हाथ भी नहीं लगाओ। आप अपने तरीके से करो कि अगर आपके पास अपनी वैल्यूज़ खुद रखो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले रहा हूँ, मेरे मंथ जो हैं वो हैं 2 और मेरे एथलीट्स जो हैं वो हैं एन जो है मेरा वो है 3, ठीक है। 3 लोगों को ट्रेन कर रहा है और 2 महीने के लिए। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि पहले महीने के लिए 150 है पर दूसरे महीने के लिए 95 है। तो हम देखते हैं कि एक एथलीट के लिए कितना चार्ज करता है, 150 प्लस 95, 245 पर एथलीट, ठीक है। 3 है तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा $735। अब देखो आपके पास क्या कहते हैं, आपके पास आंसर भी है, आपके पास m की वैल्यू है, आपके पास n की भी वैल्यू है। अब आप इन इक्वेशन में पुट करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। जहाँ m लिखा है, जैसे पहले में लिखा हुआ है 95 मल्टीप्लाई बाई m की जगह मैं लिखूँगा 2 मल्टीप्लाई बाई n की जगह मैं लिखूँगा 3 और तो इसका वैल्यू अच्छा 95 mn जो है वो और उसमें लिखा हुआ है, तो मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, इसकी आ रही है 570, सही है। उसमें बाकी चीज़ें प्लस हो रही है ना, 570 प्लस 55 625 आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा, इसका आंसर 625 आ रहा है। इसको 150 प्लस करते हैं तो उसमें आ रहा है ऑप्शन बी में आंसर आ रहा है 720। 720 भी आंसर नहीं है, उसको भी काट दो। ऑप्शन सी देखते हैं, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 55n। 570 55n क्या है, n है आपका 3, मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो और प्लस 570 कर दो, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ रहा है 735, जो हमारा आंसर खुद आ रहा है। तो मतलब इसका आंसर जो है वो है सी, ठीक है। आगे In a given system of equation, p is a constant. The graph of the equation in the given system intersect at exactly one point in the xy plane. Which of the following could be the value of p? A value of x, सही है। ये सवाल आसान है। इन सवालों को करने के लिए जो है ना डेस्मोस यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ डेस्मोस कैसे यूज़ करते हैं। आप गए यहाँ, सही है, और आपने दोनों इक्वेशन लिख दी, y इज़ इक्वल्स टू -3x स्क्वायर -58, ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, एक मिनट रुको, वापस खोलते हैं, सही हो जाएगा, सही हो गया। इक्वेशन बन गया गई, और y इज इक्वल्स टू p नहीं बताना तो लिख दो p x -46, ठीक है। अब p का यहाँ स्लाइडर है
तो इसमें जब आपकी ये है ना इक्वेशन, तो आप इसको पी को यूँ कर सकते हो, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है पी के स्लाइडर में आप इसकी इक्वेशन डाल दो, फॉर एग्जांपल 1 से 20 तक की, स्टेप 0.1 रखो, ठीक है। ओके, हम करते हैं। अब हम इसको इंटरसेक्ट करवाना है एक पॉइंट पे, ठीक है। करीब कर दो और हम उसको लेके बढ़ाते रहते हैं देखने के लिए कब इंटरसेक्ट करता है। नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, मिनट, अभी भी नहीं कर रहा। यहाँ कर रहा है, एक मिनट, इस पॉइंट पे कर रहा है, ठीक है। जब 12 पे कर रहा है तो इस पॉइंट पे कर रहा है, और उससे पहले नहीं कर रहा। तो आपका P12 है, तो मतलब P इज़ इक्वल्स टू 12, ठीक है। फिर आपसे P की वैल्यू नहीं पूछी, आपसे X कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछी है। X कोऑर्डिनेट क्या है आपका -2, तो आप -2 करोगे, ठीक है। मैंने देखा उन्होंने 12 लिखा हुआ है यहाँ, तो लोग अक्सर 12 कर देंगे, लेकिन 12 आंसर नहीं है। वैल्यू ऑफ X ढूंढनी है, उसका आंसर -2 है, जैसे यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। अच्छा भाई आगे अभी तक उम्मीद है सब कुछ समझ आ रहा होगा भाई, फ़िलहाल सही आ रहा है, इतना मुश्किल नहीं है। For the given function f of x, which of the following gives the equation of f function fx plus 20, given that the point -4, 0 lies on the graph of fx minus 20. अच्छा भाई, पहले हम fx plus 20 की इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। fx क्या है, y इज इक्वल्स टू -7x प्लस b, और प्लस 20 को छोड़ो, -20 वाले पे देखते हैं कि उसमें कोऑर्डिनेट दिए हुए आपको। इसको मेरे ख्याल से हम डेस्मोस से भी कर सकते हैं, लेकिन b की वैल्यू आ जाए तब जाके फिर हम क्या कहते हैं उसमें देखते हैं। आपके पास वो इक्वेशन दी हुई है -4, 0, तो y आपका 0 है, x इंटरसेप्ट दिया है बेसिकली, तो -7 -4 प्लस b -20, सही है। माइनस प्लस हो जाता है 28 प्लस b -20, तो आ जाता है 8 प्लस b, ठीक है। आपके 8 प्लस b आ गया, उसको वहाँ फेंक दो 8 को, तो आपका -8 इज इक्वल्स टू b, ये b की वैल्यू आ गई, ठीक है। जैसे b की वैल्यू आ गई है, तो अब आप क्या कर सकते हो, अब f of x plus 20 की आप इक्वेशन देख सकते हो। कैसे करोगे, -7x -8 प्लस 20 इज इक्वल्स टू y, और फिर एंड में होगा y इज इक्वल्स टू -7x प्लस 12, ये हो आपकी इक्वेशन। चलना भाई, सही, हाँ सही आंसर। अभी एंड में सारे आंसर चेक करेंगे तो हो जाएगा। अच्छा भाई, द पॉजिटिव नंबर a इज़ 480% ऑफ नंबर b एंड a इज़ 70% ऑफ नंबर c। इफ़ c इज़ p% ऑफ b, so of the following is close value of p। अच्छा भाई, ऐसे करते हैं, अभी इसको ब्रेक करके करते हैं, ठीक है। यहाँ आपका नंबर a है, यहाँ आपका नंबर b है, सही है। फ़िलहाल यहाँ तक रखते हैं। अब a जो है ना 480% है ऑफ b, तो हम b को कुछ भी नंबर रख सकते हैं, सही है। हम b को जो है कुछ भी रख सकते हैं, सही है। अब b जो है ना हम क्या कहते हैं 10 रखते हैं, ठीक है। अब आप 10 का 480% ले लो, 480% 10 का क्या होता है 48 होता है, ठीक है। तो आपका a जो है वो 48% है, सही है। और अब आपका जो a है ना, a जो है वो 70% है ऑफ नंबर c, तो आप 48 का 70% ले लो,
कि अगर ए 48 70% है तो फिर 100% इसका क्या होगा, तो 48 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय 70। कहाँ से आ रहे हैं यहाँ 68.57 है। अब लिखा हुआ है इफ़ C is P% of B, if C is P% of B, which of the following is closest value of P। ऐसे करेंगे हमारे लिए ना 10 जो है ना वो है 100%, तो हमारे लिए 68.57 कितने परसेंट होगा x, उसको निकालते हैं। इसका आंसर डी होगा। ठीक है, ओके ओके। और क्वेश्चन नंबर 7, the exponential function given above passes through point ये and ये भाई आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सही है, और ये दो पॉइंट पास करते हैं। तो ऐसा करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन बना देते हैं। पहले बनाते हैं y इज इक्वल्स टू ax माइनस बी है ना, ये है ना, सही है। तो इसको लिखेंगे y की जगह 8 इज इक्वल्स टू ए, एक्स की जगह हम c लिखेंगे माइनस बी, सही है। और अब हम क्या करेंगे 350 इक्वल्स टू ए इज़ 2c माइनस 3 माइनस बी, सही है। अब हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू क्या कहते हैं इसको b को उड़ा देते हैं, इस इक्वेशन को हम माइनस कर देते हैं, ऊपर वाली को माइनस से इसको मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर देते हैं, तो उससे b कट जाएंगे और ये हो जाएगा 350 माइनस 8 क्या होता है 342 इज इक्वल्स टू A2C माइनस AC। अच्छा भाई, अब आप इसको देख रहे हो ना, अब मुझे जो है ना सब वाइब आ रही है कि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ 2C है, तो अगर आप इसको ऐसे लिख दो x² माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 342, बेसिकली वैसे ही लिखा है, ठीक है। तो आप इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन में चेंज करके डेसिमल्स पे डाल के इसका आंसर देख लो, ठीक है। ऐसे होगा, ओह शिट यार, इसको डेसिमल्स पे डालते हैं। मैं इसको x² लिख रहा हूँ, y इज इक्वल्स टू x² माइनस x माइनस 342। अच्छा भाई, हमारे 2 पॉइंट्स आ गए हैं, एक है -18 और एक है 19। अब यहाँ लिखा हुआ है कि अब देखो यहाँ जो है ना एक राइजिंग एक्सपोनेंट दिखा रहे हैं कि जब c था तो 8 था, जब 2c था तो 350 था, ठीक है। मतलब बढ़ रहा है, तो मतलब आपका एक्सपोनेंट क्योंकि पॉजिटिव होगा तो हम यहाँ पर भी x कोऑर्डिनेट क्या पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे, सही है। तो आपके लिए जो है a की वैल्यू जो है वो है 19, ठीक है। आपकी a की वैल्यू 19 आ गई है, आप उसको इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मैं ऊपर वाली में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 8 इज़ इक्वल्स टू 19 माइनस बी को उधर फेंको, 8 को इधर लाओ तो हो जाएगा b इज़ इक्वल्स टू 19 माइनस 8 विच इज़ इक्वल्स टू b इज़ इक्वल्स टू
11 सही है भाई, ये मेरा आंसर है। मुश्किल सवाल था भाई। हाँ चलिए आगे करते हैं, सर फट रहा है। सिलेंडर ए एंड सिलेंडर बी, सिलेंडर सबके वॉल्यूम दिए हैं, आपको सरफेस एरिया निकालना है। द टेबल गिवन गिव्स द वॉल्यूम ऑफ टू सिमिलर सिलेंडर्स इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर ए इज 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जे माइनस के। आसान है, पहले आपको क्या कहते हैं अपना दोनों की हाइट डिफर कर सकती है, दोनों की हाइट क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है ना, सिलेंडर है ना, तो इनकी हाइट का डिफरेंस आ सकता है। चलो करके देखते हैं, बाकी देखते हैं क्या सीन है। The radius of cylinder A is 9 है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा हुआ है पाई आर स्क्वायर एच, तो 1296 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई लिखा तो पाई से पाई काटो आपको आर गिवन है, तो ये 1296 इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर इज़ 81 एच। अब उसको डिवाइड कर दो, 1296 डिवाइडेड बाई 81 इज 16, तो आपकी हाइट 16 है। तो हमें पता है कि ए का रेडियस इज़ 16 एंड इसका रेडियस इसका रेडियस इज़ 9 एंड इसकी हाइट जो है 16। अब भाई मेरे ख्याल से नहीं कि दोनों सिमिलर सिलेंडर्स हैं, इसलिए इन दोनों का रेडियस सेम होगा, बस हाइट का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो हम दूसरे वाले के निकाल लेते हैं। आपको पता है क्या करना है, 162,000 इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई टू पाई कटा और 162,000 को हम वही करेंगे 81 एच से डिवाइड कर देंगे। तो आ रहा है 2000। इसका भी रेडियस सेम है R9 एंड हाइट इज इक्वल्स टू 2000। हम दोनों के सरफेस एरिया निकालते हैं क्या क्या है। सही है, अब हमारे पास ये आ गए हैं, तो मैं ये मिटा रहा हूँ गंदगी। सरफेस एरिया गिवन है, कैलकुलेट करते हैं। पहले सरफेस ए का कैलकुलेट करते हैं, जो है पाई आर स्क्वायर एच, तो वो जाएगा 2 पाई 81 प्लस 2 पाई 9 मल्टीप्लाई बाई 16। ज़रा एक सेकेंड क्या ये हो जाएगा ना 81 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा 162 पाई प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 16 इज़ 144 मल्टीप्लाई बाई 2 is 288।
या इन दोनों को प्लस कर दोगे, के की वैल्यू जो है वो है 450, के इज इक्वल्स टू 450। ठीक है, हम निकालते हैं दूसरे वाले का, बी का। बी में आंसर आ रहा है आपका 2π81 प्लस 2π9 मल्टीप्लाई बाई 2000 बाई 2000 हो गया। 2000 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये आता है 36,000 पाई प्लस 312 तो 162। इसका आंसर आता है 36162। आप उसको इससे माइनस कर दो, जे माइनस के करोगे तो आपका आंसर आएगा 35712। मेरे ख्याल से कोई मैंने बर्न मारा है बहुत बड़ा, ये मुझे पता नहीं है। 162,000 डिवाइड बाई 81 इज 2000। चलो यही होगा फिर। अच्छा लास्ट सवाल है, उसके बाद फिर आंसर चेक करते हैं। फॉर द फंक्शन एफ फॉर एवरी इंक्रीज इन हाफ in the value of x, the value of f of x increases by the factor of c where c is the constant। जब ये होती है ना नॉर्मल, जब आपके पास लिखा होता है f of x a b और यहाँ जो भी लिखा होता है, तो इसमें ये a जो होती है ना, जैसे यहाँ 56 है, ये होती है स्टार्टिंग वैल्यू, और जी ये होता है आपका कांस्टेंट। आप चाहते हो कोई एफ ऑफ एक्स ऐसी वैल्यू हो कि मतलब अपने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो, मतलब ये जो है ना इससे मल्टीप्लाई हो 2 से हो, मतलब ये चीज़ जो है ना बेसिकली 1 हो। सही है, ये बोल रहे हैं ये चीज़ बेसिकली 1 हो, इसका बात ये है। और हम देख लेते हैं, जब आप इसमें डालो 6 लिखो, जैसे आप मैं क्वेश्चन ए सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ 6 मल्टीप्लाई बाई हाफ इज़ 3। ठीक है, तो मतलब ये आंसर नहीं होगा। यहाँ 2x है, 2x हो सकता है, 2x नहीं, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 कट गया, यहाँ ऊपर यहाँ जो है ना 1 आ जाएगा, तो यही आंसर होगा। सही है, उसके अलावा कहीं और भी देख लो तो आप यहाँ आ जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाओगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, जो कि नहीं, आपको बस बेसिकली कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ लिखा है वेयर सी इज़ द कांस्टेंट इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ सी। बात समझ रहे हो ना, तो आपको सिर्फ सी से मल्टीप्लाई करना था इसको, जो आपका कांस्टेंट होता है। तो आप वो कैसे मल्टीप्लाई करोगे, जब आपके एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 होगी, इसलिए इसका आंसर बी है। चलिए हमने अच्छा खासा कर लिया है, और उसको डन करते हैं, इसके आंसर ढूंढते हैं। बैक बैक रेडू 2.75, एक मिनट देखते हैं। 63 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 8, तो 63 और 4 आता है, उसके बाद -7 है तो +7 आएगा, तो +7 91/4 22.75 है। ठीक है, पहला आंसर ठीक है मेरा। उसका दूसरा x = 2 ठीक है, फिर 3 का है 3c है, सही है। 4 का हाँ है, 4 का c कैसे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द वैल्यू ऑफ x।
है ना। अच्छा नहीं, यार मेरे ख्याल से तो 4 का यही होगा, सी पागल के बच्चे हैं, उन्होंने गलत बताया। 5 का आंसर डी है, ठीक है। 6 का आंसर डी है, इसका आंसर 11 है, 11 ही है, सही है। 8 का आंसर है 35712, ज़्यादा इसका है 10,800, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कैसे है। और बाकी इसका बी है। मुझे क्वेश्चन 8 वापस देखना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन 4 यार मेरा ठीक है, क्या हो गया यार भाई। सबसे मुश्किल सवाल हैं ये, सबसे जितने मुश्किल सवाल आ सकते हैं ना, सबसे मुश्किल सवाल ये हैं जो सेट में आ सकते हैं, ख़ास तौर पे सेट जून में। सही, तो अगर आपको मदद मिली है इससे तो लाइक एंड सब्सक्राइब मार दें और बाय बाय हो जाए, बाय बाय।